हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुका स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 33, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 33। इससे पहले आपको 32 भाग कराए जा चुके हैं दोस्तों। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिखते हैं दोस्तों बार बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो आराम से आप सारे क्वेश्चन को लगातार कॉन्सेप्ट के साथ में नोट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपको, किसके लिए डायोड प्रयुक्त होता है, यानी कि आपको पूछा गया है फॉर विच डायोड इज यूज्ड। यदि आप बात करें दोस्तों डायोड की, डायोड होता क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, यानी कि एक प्रकार से अर्धचालक की दोस्तों यहाँ पर डिवाइस होती है, यंत्र होता है। यदि आप इसको देखें दोस्तों कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स का। इनको आप पी और एन कहते हैं, यानी कि पी एन दोनों को दोस्तों यदि आप यहाँ पर जंक्शन कर देंगे, यानी कि आप दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं, तो यहाँ पर आप कहते हैं इसको जंक्शन डायोड या फिर आप कहते हैं संधि डायोड। तो इनकी खासियत क्या होती है दोस्तों, यदि आप यहाँ पे एक बैटरी को लगाते हैं तो ये छोटी सी यहाँ पे करंट को फ्लो करने लगते हैं, यानी कि छोटी सी जो यहाँ पर आपकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोस्तों अलाइन होने के बाद में करंट को यहाँ पे फ्लो करते हैं, यानी एक प्रकार की बहुत ही वीक यहाँ पे करंट फ्लो करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक खासियत इसकी और होती है, ये केवल वन डायरेक्शन करंट को ही फ्लो करता है, यानी कि आपको करंट यहाँ पर केवल एक ही दिशा में मिलती है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर के तौर पे। रेक्टिफायर कहें या फिर आप दिष्टकारी कहते हैं, या फिर दोस्तों आप प्यूरीफायर कहते हैं। प्यूरीफायर यानी कि शुद्धिकरण के लिए, या फिर आप कहें रेक्टिफाई, यानी आप दोस्तों इसको यहाँ पर वेव को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे करेंगे देखिए, माना दोस्तों आपके पास में कोई सिग्नल है, इस प्रकार का सिग्नल है, ये दोस्तों आपके पास में AC है। यदि आपको AC को दोस्तों कन्वर्ट करना है DC में, यानी डायरेक्ट करंट में, आप जानते हैं AC दोस्तों आपकी मल्टीपल डायरेक्शन वाली होती है, जबकि DC वन डायरेक्शन करंट होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक डायोड का यदि इस्तेमाल करते हैं, ये डायोड का सिंबल होता है दोस्तों। यदि आप यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड कहने का मतलब है दो प्रकार की बायसिंग होती है। बायसिंग मतलब दोस्तों आप इनको जोड़ने का जो तरीका होता है मेनली दो प्रकार से होता है। पहला होता है दोस्तों आपका फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड के केस में क्या करते हैं आप, इसको आप अग्र अभिनत कहते हैं, अग्र अभिनत, यानी यहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को P के साथ में, नेगेटिव वाले को N के साथ में जोड़ते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। और यहाँ पर आप टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका रिवर्स बायस कहलाएगा। यानी रिवर्स बायस के केस में दोस्तों आपको करंट यहाँ पे नहीं मिलती है, यानी आप जब यहाँ पे करंट को फ्लो करेंगे सिग्नल को, केवल आपका दोस्तों एक डायरेक्शन वाला ही जा पाएगा और जो अदर डायरेक्शन वाला होगा वो रोक दिया जाएगा। यानी यहाँ पर आपको जो सिग्नल मिलेगा आउटपुट में वो आपको इस प्रकार से रेक्टिफाई होकर मिलेगा। और आप इसको दोस्तों बार बार गुजारेंगे यहाँ से, तो ये रेक्टिफाई होते होते DC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसका यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के तौर पर, या फिर आप कहें दोस्तों रेक्टिफायर के तौर पर। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे D वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृत्रिम उपग्रहों में वार्तालाप के लिए प्रयुक्त तरंग है, यानी आपको पूछा गया है विच वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यदि आप बात करें दोस्तों आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं, यानी जो उपग्रह होते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे वो आपके स्पेस पे होते हैं, स्पेस पे यानी कि दोस्तों निर्वात पे हैं। और वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चूँकि वायुमंडल न होने के कारण, वायुमंडल के एब्सेंस के कारण दोस्तों वहाँ पर जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव यानी कि साउंड वेव कैसी वेव होती है दोस्तों, ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव होती है, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंग होती है। तो ऐसी तरंगों के लिए दोस्तों मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रैवलिंग के लिए, यानी कि आप इनको ट्रैवल कराना चाहेंगे तो आपको कोई माध्यम चाहिए, या तो आपका सॉलिड होना चाहिए, या लिक्विड होना चाहिए, या फिर एयर होना चाहिए। यदि आपका कोई माध्यम नहीं होगा दोस्तों तो ऐसे वाले केस में इनका ट्रैवल पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यानी कि वार्तालाप के लिए दोस्तों रेडियोज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ पर दोस्तों आप रेडियो वेव का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, क्योंकि रेडियो वेव क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न किसकी विमा आवेग की विमा के ही समान होती है? यानी कि आपको पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज इम्पल्सन। दोस्तों यहाँ पे देखिए इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स कहने का मतलब है आवेग। आवेग दोस्तों यहाँ पर होता है, यदि आपने कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट ली, यदि आप ऑब्जेक्ट पर दोस्तों स्मॉल टाइम के लिए यानी कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए मान लीजिए आपने कोई फोर्स एफ अप्लाई किया, तो यहाँ पर फोर्स इनटू टाइम, यही दोस्तों क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है, यानी कि आवेग कहलाता है। यानी कि आवेग बराबर क्या होगा दोस्तों, फोर्स इनटू टाइम होगा। तो यहाँ से यदि आप देखें फोर्स इनटू टाइम को दोस्तों, तो यहाँ से आपको डायमेंशन मिलेगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2 होती है, और टाइम की होती है t। तो यहाँ पर आपका देखिए टाइम दोस्तों गुणा करेगा t-2 से, तो यहाँ पर आपका t-1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको डायमेंशन मिलेगी दोस्तों mL/t-1। अब यहाँ पर देखिए इनमें से किसकी दोस्तों यही वाली डायमेंशन होगी, आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि संवेग जो होता है दोस्तों, यदि आप देखें लीनियर मोमेंटम को, यानी कि संवेग को देखें, तो संवेग क्या होता है दोस्तों, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से यदि आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो मास का क्या होगा दोस्तों, m हो जाएगा। वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए मीटर का दोस्तों आपका l हो जाएगा, और s अपॉन में है तो आप t-1 कर देंगे। यानी कि यहाँ से आप देखते हैं मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी दोस्तों mL/t-1 ही होता है। यानी कि दोनों का ही जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, दोनों का दोस्तों mL/t-1 होता है। अंतर केवल क्या है दोनों में, यहाँ पर दोस्तों आपका m इंटू वी आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा m इंटू डेल्टा वी। तो यही आपका अंतर होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले में, संवेग में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नियमित विद्युत सप्लाई के लिए निम्न किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई है, या फिर आप कहें दोस्तों रेगुलेटेड जो वोल्टेज होती है, वो किसके द्वारा, कौन से वाले डिवाइस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। यदि आप बात करें दोस्तों यहाँ पर जेनर डायोड की, जो आपको दिया गया है जेनर डायोड। डायोड के बारे में थोड़ी देर पहले आपने देखा दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, यानी कि अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो जेनर डायोड है दोस्तों, यह भी एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर डायोड ही है, जंक्शन डायोड ही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया होता है। यदि आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे दोस्तों, आपने देखा था डायोड के बारे में, जो डायोड होते हैं कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप इनका VI ग्राफ देखेंगे, यानी कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखेंगे, ये आपका पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए यदि आप पहले वाला केस होता है दोस्तों, यदि आप इसको करते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव को लगा दिया, तो ये आपका होगा फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कि अग्राभिनत। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, करंट यहाँ पे आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी दोस्तों लगातार इंक्रीज होती है। लेकिन यदि आप बात करें रिवर्स बायसिंग की, यानी कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से नेगेटिव को जोड़ दिया, यहाँ पर पॉजिटिव को जोड़ दिया, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, यानी कि ये आपका दोस्तों पश्चाभिनत हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, जो करंट करती है उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है। आप शुरू में वोल्टेज को बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, और बढ़ाएंगे कुछ नहीं करेगी, और थोड़ी देर बाद अचानक ही एक ब्रेकडाउन आता है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार का फ्लो मिलता है। यानी कि आप इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज बढ़ाने के बाद में अचानक से करंट बढ़ती है, और यहाँ पर आप देखते हैं वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे क्या हो गई, एक प्रकार से रेगुलेट हो गई, यानी कि यहाँ से आपको इतनी ही दोस्तों वोल्टेज यहाँ पर लगातार मिलती है। तो आप इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए जेनर डायोड को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे दोस्तों, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं जेनर डायोड का, यानी कि जेनर जंक्शन डायोड का। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 5 mm एंड फ्रीक्वेंसी 100 Hz आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस
with a speed of 20 mm per second. The distance in mm between adjacent node is। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप हिंदी में समझ लेंगे। यहाँ पर आपको कहा गया है दो तरंगें आपके पास में है दोस्तों, जिनकी समान फ्रीक्वेंसी है और समान ही दोस्तों एम्पलीट्यूड है, स्पीड है, सारी समान है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि एक यहाँ से चलती है तो दूसरी दोस्तों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ से आती है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसी वाली वेव में दोस्तों जो नोड के बीच की दूरी होगी, जो एडजेसेंट नोड होंगे यानी कि जो आपके क्रमित नोड होंगे, उनके बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर आप पहले समझ लेंगे दोस्तों क्या है। ये दोस्तों एक प्रकार से स्टैंडिंग वेव का एग्जाम्पल है। यानी स्टैंडिंग आप कहते हैं दोस्तों जो एक प्रकार से आपकी रुकी हुई तरंगें होती हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो यहाँ पे पार्टिकल के मोमेंट से नहीं होता। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी दोस्तों 1.2 अनदर पॉइंट मूव नहीं करती है। यानी कि एक पॉइंट से दोस्तों यहाँ तक पार्टिकल के मूवमेंट के कारण नहीं जाएगी। यानी कि यहाँ पर ऊर्जा की ट्रेवलिंग कैसे होती है दोस्तों, जब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक वेव और मिलेगी, इसके द्वारा ही दोस्तों इस प्रकार से एनर्जी का यहाँ पे प्रोपेगेशन होता है। यानी यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार से ये आपके पास में स्टैंडिंग वेव का एग्जाम्पल है। अब देखिए इनमें क्या खासियत होती है दोस्तों, आप इनको क्या कहते हैं, जो आपके यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस वाले हैं इनको दोस्तों आप कहते हैं एंटी नोड। और ये वाले दोस्तों आपके जो यहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी जो आपके जंक्शन यहाँ पे हैं, इनको आप कहते हैं नोड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में स्टैंडिंग वेव होती है तो वहाँ पर आप देखते हैं दोनों ही नोड दोस्तों एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं। यानी कि नोड के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। और यदि आप एंटी नोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, एम्पलीट्यूड आपको दिया है 5 mm। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है दोस्तों आयाम। आयाम जो होता है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी आयाम कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों यदि आपका 5 mm है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 mm है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका 10 mm हो जाएगा। यानी यदि आपको दोस्तों एंटी नोड के बीच की दूरी पूछी जाती है, यानी डिस्टेंस आपको पूछी जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी 10 mm। लेकिन यदि आपको केवल नोड के बीच की पूछी जाएगी तो ये आपका दोस्तों 0 mm हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहाड़ों में कोहरा या फिर आप कहें बर्फ सूर्य के ताप से भी नहीं पिघलती है, क्यों। यानी कि आपको पूछा गया है द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सनलाइट बिकॉज। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों जो माउंटेन में स्नो होती है ये क्यों नहीं पिघलती जबकि सनलाइट यहाँ पर इसके ऊपर पड़ती है। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। जो स्नो होती है और जो आइस होती है दोनों में डिफरेंस क्या है। आइस है दोस्तों यदि वाटर का फ्रोजन होता है, यानी कि वाटर यहाँ पे दोस्तों यदि जमता है तो आप इसको कहते हैं बर्फ। और यदि आपका दोस्तों जो एटमॉस्फेरिक वेपर होती है, यानी वाष्प होती है दोस्तों, यदि वो जमती है, फ्रोजन होता है उसका यदि, तो आप उसको कहते हैं स्नो। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए दोनों में अंतर होता है यदि आइस के ऊपर सनलाइट पड़ती है दोस्तों, सनलाइट पड़ती है तो ये इसका 67% रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन यदि आप बात करें स्नो की तो इसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ती है दोस्तों, उसका 90% क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यदि आपका 90% रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों केवल 10% ही एब्जॉर्ब हो पाएगा, जो कि दोस्तों एफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता स्नो को मल्ट करने के लिए। यानी कि आप कह देंगे यहाँ पर रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ पे रीज़न है इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, यानी कि अधिकतम दोस्तों जो सूर्य की ऊष्मा होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब बस अचानक मोड़ लेती है तो बस में खड़ा एक यात्री बाहर की ओर गिरता है, क्यों। यानी कि आपको पूछा गया है अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न हैपेंस ड्यू टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति यहाँ पे बस में खड़ा है और अचानक दोस्तों यदि बस यहाँ पर मोड़ लेती है, टर्न लेती है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा बाहर की ओर क्या करेगा, आउटवर्ड क्या होगा दोस्तों, आउटवर्ड में थ्रो होगा, यानी कि बाहर की ओर गिरेगा। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। इसका रीज़न होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स, यदि आप फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये कहता है यदि अचानक से दोस्तों कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है
तो ऐसे वाले केस में क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगी दोस्तों, यानी कि जो वस्तु होगी उसकी दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति जो खड़ा था यहाँ पे, यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दोस्तों तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि दिशा बदलने से दोस्तों ये बाहर की ओर गिरता है। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे दोस्तों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर आप कहें दोस्तों ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि गति का जड़त्व दोस्तों, या फिर आप कहें दिशा का जड़त्व होने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक लैंप में बाती से तेल ऊपर आ जाता है क्योंकि, यानी कि आपको पूछा गया है ऑयल राइज अप द विक इन अ लैंप बिकॉज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप लैंप की विक को देखें, यहाँ पर आपके पास में कोई लैंप है, इसकी दोस्तों जो विक होती है यानी कि जो बाती होती है, जो बाती होती है दोस्तों, वहाँ से आप देखते हैं लगातार ऑयल या फिर आप कोई लिक्विड को देखें दोस्तों, ऊपर की ओर क्या करता है, चढ़ता जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है। आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आप बीकर लें कोई और यहाँ पर छोटी सी पतली सी एक नली को ले लें, जो कि आप मान लीजिए गिलास की आपने ले ली, तो लिक्विड का लेवल यहाँ तक है दोस्तों यदि, तो आप देखेंगे जो इसमें जो यहाँ पे जो नली है यानी कि जो आपने पाइप डाला है, इसमें लेवल देखेंगे दोस्तों वो आपका यहाँ तक होगा, यानी कि आप देखते हैं लेवल दोनों का अंतर है, यानी कि जो ये एच हाइट है दोस्तों, ये क्यों होती है, यही रीज़न यहाँ पर आपका अप्लाई होगा। ऐसा होता है दोस्तों ड्यू टू कैपिलरी, यानी कि ड्यू टू कैपिलरी प्रॉपर्टी, यानी कि केशकत्व के कारण। केशकत्व क्या होता है दोस्तों, केशकत्व होता है यदि आप यहाँ पे दो प्रकार के सबस्टेंसेस लेते हैं, माना आपने यहाँ पर सबस्टेंस नंबर 1 लिया, यहाँ पर सबस्टेंस नंबर 2 लिया, तो दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है इसको आप कहते हैं अधेसिव फोर्स, अधेसिव, या फिर आप कहें दोस्तों आसंजक बल कहते हैं। और वैसे ही आप दोनों सबस्टेंसेस को सेम लेते हैं और इनके बीच में जो फोर्स लगता है दोस्तों, इसको आप कहते हैं कोहेसिव फोर्स। आप याद रखेंगे, इसको आप कहेंगे कोहेसिव फोर्स, यानी कि आप इसको कहते हैं दोस्तों ससंजक बल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो बाती होगी यानी कि जो विक होगी दोस्तों, वो आपका सबस्टेंस नंबर 1 हो गया, और जो लिक्विड होगा सबस्टेंस नंबर 2 हो गया, यानी कि लिक्विड के तौर पर यहाँ पर आप ऑयल को देखेंगे। दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो आपका अधेसिव फोर्स होगा। और यदि आपका अधेसिव फोर्स ज़्यादा होता है दोस्तों कोहेसिव फोर्स से, यानी कि जो लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स है उससे यदि आपका अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा दोस्तों ऊपर की ओर चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कांच है एक प्रकार से, या फिर यहाँ पर जो बाती है वो दोस्तों लिक्विड को ज़्यादा ऊपर की ओर खींचेगी, यानी कि लेवल से ऊपर की ओर खींचेगी। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो आप इसको कहते हैं दोस्तों कैपिलरी प्रॉपर्टी, या फिर आप कहें कैपिलरी फिनोमेना। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपको देखिए डी वाला दिया गया है, कैपिलरी फिनोमेना, यानी कि केशकत्व की परिघटना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली होता है क्यों, यानी कि आपको पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज। यदि आप बात करें दोस्तों, दोनों ही प्रकार के माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। माइक्रोस्कोप कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, जो कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों एक प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस होती है। यदि आप बात करें यहाँ पर दो प्रकार के दिए गए हैं, एक है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, दूसरा है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप होता है ऑप्टिकल से बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स गुना दोस्तों बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा ये पावरफुल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों क्या लेते हैं, यहाँ पर आप लेते हैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि दोस्तों जो हाई एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लेते हैं, विजिबल लाइट को लेते हैं, विजिबल लाइट को, यानी कि दृश्य प्रकाश को आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो दृश्य प्रकाश दोस्तों क्या है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक एनर्जी वाले होते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पे इससे उतना ज़्यादा नहीं देख पाते, यानी इनकी दोस्तों इसीलिए पावर या फिर आपके मैग्निफिकेशन पावर हाई होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों द इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन द लाइट पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पास में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे।
तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।